अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ आज का रनडाउन। सबसे पहले मैंने आपको बताना है कि उज़्मा बुखारी के साथ जो है वो हरासगी का मामला पेश आया है। उनकी तरफ गंदे इशारे किए गए हैं, किसने किए हैं, क्यों किए हैं, ये वाक़या कैसे पेश आया है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो हमारे इदारे हैं, एफआईए के जो अहलकार हैं, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है और इसके ऊपर अब पीटीआई का जो इंटरनेशनल बाहर बैठी हुई जो लॉबी है वो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। असल में वो तशद्दुद करने वाले कौन हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये पब्लिक है जो असल में एफआईए के जो अहलकार हैं उनको तशद्दुद का निशाना बना रही है। लेकिन क्या ये वाकई पब्लिक है, ये मामला कुछ और है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। इसके अलावा बुज़दार साहब का एक वीडियो लीक हो गया है जो कि अफशा लतीफ़ ने लीक किया है, जिसमें वो लड़कियां सप्लाई करने की जो हमेशा से बात करती रही हैं उसका सबूत उन्होंने दिया है। वो वीडियो सबूत के तौर पे आज आपके सामने रखूंगी। और इसके अलावा गुल्लू भट्ट का इंतकाल हुआ है और अतीकुर रहमान ने खुदकुशी की है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अफशा लतीफ़ का इस वक्त क्या हाल हो रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक शख्स जिसने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई थी, जिनका नाम है जी गुल्लू भट्ट। गुल्लू भट्ट के बारे में कौन नहीं जानता। जैसे ही गुल्लू भट्ट का जहन में ख्याल आता है फ़ौरन उनकी बड़ी बड़ी मूछें जो हैं वो जहन में आ जाती हैं। गुल्लू भट्ट जो है वो अपनी जिसे कहते हैं ना कि अपनी बेबाक ज़िंदगी की वजह से ज़्यादा अपनी मूछों की वजह से मशहूर थे। और वो जो है वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। और आपको बता दूं कि उनका जो असली नाम है वो शाहिद अजीज़ था। बहुत लोगों को नहीं पता कि उनका असली नाम जो है वो शाहिद अजीज़ था। लोग उनको गुल्लू भट्ट के नाम से ही जानते थे। और आपको याद है उनके ऊपर एक केस भी बना था कि गाड़ी के शीशे उन्होंने तोड़े थे और ये सारी चीज़ें। वो काफ़ी अरसे से जो हैं बीमार थे, बेड रिडन थे। और बेड रिडन होने की वजह से वो बिल्कुल उठकर चल फिर भी नहीं सकते थे। उनकी हेल्थ की कंडीशन जो है वो काफ़ी महीने से ख़राब थी। उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था और इसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा शुगर यानी डायबिटीज़ का मसला था। फाइनली जो है वो इस दुनिया से दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं। और बहरहाल हम तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं कि जब कोई दुनिया से चला जाता है तो फिर आगे उसका और अल्लाह ताला का मामला है, तो एक मरतबा दुआ फातिहा कर दीजिएगा। बहरहाल ये एक खबर थी और बहुत सारी पॉलिटिकल खबरों में और इन चीज़ों में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी इग्नोर हो जाती हैं। तो बहरहाल मैंने सोचा कि गुल्लू भट्ट की खबर आई है तो आपके साथ शेयर ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मोहतरम मुराद सईद साहब हैं, जो कि बाकायदा तौर पे कल्प्रिट हैं 9 मई के वाक़यात के, उनका ऑडियो भी आया था जिसमें वो लोगों को कह रहे थे कि आपको जो जगह दिखाई गई हैं वहां पर पहुंचो। लेकिन उसके बावजूद पेशावर के अंदर मुराद सईद जो हैं उनको सेनेट इंतखाबात के लिए अहल करार दे दिया गया है, उनको इजाज़त दे दी गई है। और बड़े ही अफसोस की बात है। और बल्कि मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, ये ऑडियो आप ज़रा दोबारा सुनिए और फिर देखिए कि किस तरह से हमारी अदालतें इस तरह के क्रिमिनल्स को ना सिर्फ रिलीफ दे रही हैं, बल्कि अभी कल के दिन में मैंने आपको व्लॉग भी सुनवाया दिखाया जिसमें शानदाना गुलजार जो हैं उन्होंने खुलेआम जो है वो पाकिस्तानी रियासत को तोड़ने की बातें की। लेकिन यही हमारे वो कोर्ट्स हैं जो जरताज गुल जैसे लोगों को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इमरान खान जैसे लोगों को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मुराद सईद और सनम जावेद जैसे लोगों को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे रहे हैं। हैव अ लुक। दोस्तों, कोई किसी का इंतजार ना करे, आपको जगह बताई गई है, आप अभी निकले। सारे आपको जो जगह दिखाई गई थी वहां पे निकले। इस वक्त अपने शहरों के अंदर निकले। गुलामी का वक्त खत्म हो रहा है, इंकलाब का वक्त आ चुका है। इसके अलावा एक और खबर बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी कल से, जिसमें बताया गया था कि असेंबली के अंदर जितनी भी खवातीन है वो वॉकआउट कर गई थी क्योंकि ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ से बहुत ही नाजेबा किस्म के इशारे और गंदगी जो है वो होना शुरू हो गई थी। आपको याद है इससे पहले पेशावर के अंदर ये वाकया पेश आया था जब पेशावर असेंबली के अंदर जो है वो खवातीन, बल्कि एक खातून की तरफ देखकर बहुत गंदे इशारे किए गए थे, उनकी तरफ देखकर चर्च फेंकी गई थी, सिगरेट्स फेंके गए थे और यहाँ तक कि उनको गंदी गंदी गालियां बकी गई थी और उस खातून के ऊपर बाकायदा उसका रेट लगा के जो है वो आवाजें कसी गई थी। और अब जनाब ये वाकया जो है पंजाब के अंदर भी हो गया है। और ये किसके साथ हुआ है? ये हुआ जी अज़मा बुखारी के साथ। अज़मा बुखारी जो है उनके साथ ये हुआ जब ऑपोजिशन बेंचेस ने उनकी तरफ नाजेबा इशारे करना शुरू किए तो काफ़ी देर तक उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया। और उसके बाद जब उन्होंने शिकायत भी की वहाँ पर स्पीकर को, किसी के कान पे जूं नहीं रिंगी। उसके बाद जो है बाकायदा तौर पे कुछ लोगों ने उनके ऊपर लानतों के जो इशारे होते हैं वो करना शुरू कर दिए और नाजेबा इशारे करना शुरू कर दिए। जिसके बाद फाइनली उन्होंने देखा कि जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही तो फिर
تمام خواتین وہاں سے اٹھی اور اٹھ کر انہوں نے وہاں سے واک آؤٹ کر دیا. تو مطلب اگر ہمارے سیاستدان اس طرح کے ہیں جو گندی گندی گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور نازیبہ اشارے کرتے ہیں، تو ریاست کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا آپ کے اداروں کا مطلب کیا ہوتا ہے، یا حکومتوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پروٹیکشن دینا شہری کے طور پہ. تو شہریوں کو کیا سہولت ملنی ہے جن کی اپنی سہولت یا جن کی اپنی جو جسے کہتے ہیں رائٹس جو ہیں وہ ان کو نہیں مل رہی، یا ان کے ساتھ یہ بدتمیزیاں ایوان کے اندر ہو رہی ہیں. سوچئے کہ باہر لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوگا، کیا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی، یہ آپ کے سامنے ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ گلو بٹ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے علاوہ عتیق الرحمان کی ڈیتھ ہو گئی، اور انہوں نے تو باقاعدہ خودکشی کی. وہ شخص تھے جن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کے بہت ہی لائل تھے اور وہ ہر جگہ پر نظر آتے تھے. ان کی رانا ثناء اللہ کے ساتھ بھی تصویریں ہیں، پارٹی لیڈران کے ساتھ بھی ان کی تصویریں ہیں. لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے حالات سے اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ وہ فائنینشلی اتنے برڈن میں آ چکے تھے کہ انہوں نے خود کو گولی مار لی. مطلب مجھ تک تو یہی خبر پہنچی، اگر یہ صحیح ہے میں آپ کو تو مجھے بتائیے گا، تصحیح کر دیجیے گا. لیکن میرا دل بہت دکھا کہ لائل بندے کا ہمیشہ یہی حشر ہوتا ہے. اسی میں نام آتا ہے جی افشاں لطیف نامی خاتون کا. اب یہ جو افشاں لطیف نامی خاتون ہے، ان کی کیا سنوائی ہو رہی ہے اب تک؟ کیا ان سے کوئی ملا ہے؟ کیا کسی نے ان کا کوئی مسئلہ سالو کیا ہے؟ ان کا قصور کیا تھا؟ قصور یہ تھا کہ انہوں نے عمران خان کے دور حکومت میں عمران خان کی طرف سے بلائی گئی لڑکیوں کے ثبوت دے دیے تھے کہ کس طرح سے بشرا بی بی جو ہیں وہ خواتین کو وہاں سے بلا کر عمران خان کے لیے استعمال کرواتی ہیں. اللہ معاف کرے، رمضان جیسے مہینے میں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. اب یہ اسکرین کے اوپر آپ کو افشاں لطیف کا ایک اور ٹویٹ نظر آ رہا ہے. وہ محترمہ لکھتی ہیں کہ عثمان بزدار کا رات 2 بجے بغیر پروٹوکول اور سرکاری افسران کے کم عمر بچیوں کے انتخاب کے لیے سپرنٹینڈنٹ خوشنود جمیل کے پاس کاشانہ کا دورہ، جس کے بعد بچیاں زمان پارک، بنی گالا، زانی عمران خان کے پاس پہنچا دی گئیں. یوتھیوں کو مریم نواز شریف ایسے خاندانی پاک دامن وزیر اعلیٰ نہیں بلکہ عثمان بزدار جیسا دلال چاہیے، جو انہوں نے کہا. اور نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ویڈیو آپ کو چلتا ہوا نظر آ رہا ہے عثمان بزدار کا. انہوں نے بطور ایویڈنس یہ ویڈیو شیئر کیا ہے کہ کس طرح سے پولیٹیشنز جو ہیں وہ ڈائریکٹ آ جاتے تھے اور وہاں آ کر وہ لڑکیوں کا انتخاب کیا کرتے تھے، ان کو چوز کیا کرتے تھے اور ان کو لے جایا کرتے تھے. افشاں لطیف اتنے عرصے سے بول رہی ہیں، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ کیوں ابھی تک ان کا عہدہ بحال نہیں کیا جا رہا، یا کیوں ان کے ساتھ ابھی تک جو ہے ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. میری تو اپنی وزیر اعلیٰ پنجاب جو سی ایم ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ جب باقی سب کے مسئلے حل ہو رہے ہیں تو کم از کم ان چیزوں کو بھی آپ دیکھ لیں. اب آپ کو میں ایک اور خبر دینے جا رہی ہوں. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو سلمان احمد کا ایک ٹویٹ نظر آ رہا ہے. نیچے انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے اور اوپر یہ محترم لکھتے ہیں. یہ سلمان احمد پتہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو گٹارسٹ ہیں اور عمران خان کے بہت چمچے بنتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ کہ ریاست کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کرتے ہیں. پچھلے دنوں ان کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا جب یہ قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑا رہے تھے. اب یہ لکھتے ہیں، ذرا سنیے. لکھتے ہیں کہ دی ایف آئی واز انڈر رانا ثناء اللہ اور اینڈ ناؤ انڈر دا کرک محسن نقوی. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایف آئی ہے پہلے رانا ثناء اللہ کے انڈر تھی، اب یہ جو کرک کا نام دے رہے ہیں جی محسن نقوی کے انڈر ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ دی پبلکس اینگر از گروئنگ ڈے بائی ڈے، کہ یہ جو ایف آئی اے کے کچھ افراد تھے یہ گئے تھے اور انہوں نے کہا جی پبلک نے ان کو مارا، کیونکہ پبلک کا غصہ جو ہے وہ اداروں کے اوپر بڑھ گیا ہے، لہٰذا انہوں نے ان کو پکڑ کے مارا ایف آئی اے والوں کو کہ ہمیں کیوں تنگ کرتے ہو. جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. حقیقت کیا ہے ذرا ملاحظہ فرمائیے. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ٹویٹ بھی نظر آ رہا ہوگا، وہ اہلکار بھی نظر آ رہا ہوگا ایف آئی اے کا جس کے اوپر تشدد ہوا ہے. یہ واقعہ بیسیکلی میاں چنو کے علاقے کا ہے. میاں چنو ہے جو بھی یہ علاقہ ہے وہاں کا ہے. آج سے 1 ہفتہ پہلے یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب اوڈ برادری ہے وہاں پر رہتی ہے، انہوں نے آن لائن فراڈ کرنا شروع کیا ہوا تھا. آپ کو یہ دیکھا نا کہ آج کل قبیلے بنے ہوئے ہیں، آپ کو فون کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ کی گاڑی نکل آئی ہے، کوئی کہتا ہے آپ کی جو ہے نا نادرا کی طرف سے یہ لاٹری نکل آئی ہے، تو کوئی پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں آپ کو سناتا ہے. اور آج کل آن لائن فراڈ بہت بڑا ہوا ہے. تو یہ جو آن لائن فراڈ ہو رہا تھا اس کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہا تھا ادارہ ایف آئی اے. ایف آئی اے حکام نے اس اوڈ بستی کے اندر چھاپا مارا اور وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے آگے سے کیا کیا، انہوں نے آگے سے حملہ کر دیا ایف آئی اے کے ارکان کے اوپر تاکہ وہ ان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر وہاں سے بھگانے پہ مجبور کر دیں. لیکن امریکہ کے اندر مقیم یہ گٹارسٹ جو ہے اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں اور یہ جھوٹ کیا بول رہا ہے کہ ادارے کے لوگ پبلک میں گئے اور پبلک نے ان کو مارا کیونکہ پبلک بہت غصے میں ہے، کیونکہ خان اندر ہے اس لیے.
मतलब ये देखें कि अमेरिका के अंदर बैठकर पाकिस्तान के बारे में फतवे देते हैं और इनको कोई नहीं पकड़ रहा वहां से, तो जब तक नहीं पकड़ोगे तो ये लोग भौंकते रहेंगे, बकवास करते रहेंगे, इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करते रहेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वो तमाम लोग जो इस वक्त सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि देखें जी इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो ये सब कुछ नहीं होता था, अब 9 मई के वाकयात के बारे में खबरें आ रही हैं कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो होने जा रहा है उनके खिलाफ, हाय हाय मिलिट्री कितनी जालिम हो गई, हाय हाय मिलिट्री ट्रायल क्यों चल रहे हैं, उसके ऊपर कोर्ट का भी अब फैसला आने वाला है। तो मैं आपको सबूत के तौर पे ये सामने एक वीडियो दिखा रही हूँ, स्क्रीन के ऊपर आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, आपके सामने लोगों की उम्रें भी नजर आ रही हैं, आपके सामने उनके नाम भी आ रहे हैं और उनके सन भी आ रहे हैं। ये इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर वो 20 लोग हैं जो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, जिनके खिलाफ इमरान खान के दौरे हुकूमत में मिलिट्री ट्रायल्स चले हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में अगर मिलिट्री ट्रायल चले तो वो सब कुछ फेयर है, लेकिन अगर इमरान खान के लोगों के खिलाफ अब मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है जबकि वो खुद 9 मई करवाने वाले हैं, तो अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि उसके ऊपर तकलीफ जो है वो किस हद तक बढ़ चुकी है। एक और बड़ा मजेदार चीज जो है वो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। असल में ये जो पीटीआई का नेटवर्क है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इन्होंने हजारों हजारों लाखों लाखों व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वहां पर रोजाना की इनको इंस्ट्रक्शंस आती हैं और ये उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके उसको ट्वीट और रीट्वीट करते हैं और आकर कॉपी पेस्ट करते हैं, उसको छापा मारते हैं। अब मुझे पता है बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं जी नहीं जुनैरा आप ऐसे ही कह रही हैं, सबूत दिखाएं। सबूत दिखाती हूँ। ये आपको साइड के ऊपर जो है, ये हमारे एक भाई हैं जी अदील आसिफ, उन्होंने बाकायदा तौर पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया। मैं चाहती हूँ कि आप जरा ये सुनिए और देखिए, अपने कानों से सुनिए, अपनी आंखों से देखिए कि इन्होंने इमरान खान के लिए एक ट्रेंड चलाया कल के दिन में कि जी 1992 का वर्ल्ड कप जितवाने के अंदर जो है वो इमरान खान का हाथ था, जबकि इमरान खान का कोई हाथ नहीं था 1992 के वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। ये सारी जो चीज़ अदील आसिफ ने नोट की है कि किस तरह से ये लोग छापा मारते हैं सिर्फ एक आम और निकम्मे शख्स को एक हीरो बना के तौर पर पेश करने के लिए, और किस तरह से बड़ी बड़ी शख्सियात भी उसके ऊपर छापा मार के ट्वीट और रीट्वीट कर रही हैं। जरा ये मुलाहिजा फरमाइए। सारे ये वीडियो ध्यान से देखें किस तरह तरीके इंसाफ का कॉपी पेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप काम करता है। आज इमरान रियाज खान साहब ने लिखा कि मार्च 1992 से 25 मार्च 2024 तक ये शख्स अज़म व हिम्मत की पूरी एक दास्तान है। नीचे सेम कॉपी पेस्ट सलमान दुरानी कॉपी पेस्ट चल रहा है, एतजाज हसन साहब ने कॉपी पेस्ट किया, अली अब्बास, अकबर मुगल, नसीम कायरा, ये बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज आते हैं जिसको फिर आगे कॉपी पेस्ट किया जाता है। आप नीचे आते जाएं कि आपको और अकाउंट्स मिलते जाएंगे और मजे की बात है कि थोड़ा सा भी एडिट नहीं किया, सेम टू सेम डाला हुआ इन्होंने। फिर बैरिस्टर एहतशाम फैन, इनके भी फैन है, आप नीचे जाते जाएं आपको ये अकाउंट्स नीचे मिलते जाएंगे। मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, ये अकाउंट्स चलते जाएंगे जो जिन्होंने सेम कॉपी पेस्ट किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको बताने वाली है कि वसीम अकरम 1992 के वर्ल्ड कप का मैन ऑफ द मैच था। फिर इमरान खान ने सलीम मलिक के मुताबिक आज तक मैनेज किया कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप ना जीत सके। 1997 में वसीम अकरम अपनी फुल फॉर्म में था, उसको फोर्स किया गया कि वो मैच नहीं खेलेगा, तो उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैच नहीं खेलूंगा। 1999 में वो इन्फ्लुएंस था इमरान खान से और खान साहब ने मना किया वसीम अकरम साहब को कि आपने मैच टॉस जीत के बैटिंग करनी है। तो अकॉर्डिंग टू सलीम मलिक के 3 दिन बारिश हो रही थी और पिच इतनी पोली थी कि बॉल वहां पर पिच के अंदर सस्ती जा रही थी, फिर भी वसीम अकरम साहब ने वहां पर बैटिंग की और वो 132 के 131 करके मैच हारे। अब देखें आज का दिन बेसिकली हमारे लिए डिस्ग्रेस है आज के दिन के लिए कि ये एक मैच के जीतने के लिए हमने कितने वर्ल्ड कप हारे। इस एक मैच जीत के आज पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी हार चुका है, पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो पा रहा और किस तरीके से ये लोग ऑपरेट करें। मैं नीचे जाता जाऊंगा, आपको सेम कॉपी पेस्ट मैसेज नजर आते जाएंगे, तो थोड़ी सी शर्म करें यार, थोड़ा सा एडिट कर लिया करें। ठीक कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं होते, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। अच्छा, फिर उसके अलावा आप देखें कि अब ये जो सरमचार कबीले के लोगों ने हमारे पाक अफवाज के ऊपर हमला किया, 5 दहशतगर्दों को पाक अफवाज ने जहन्नुम वासिल किया, उनमें से एक दहशतगर्द जो है उसका ऑडियो भी लीक हो गया है और उसमें वो लोगों को यही कह रहा है कि आप लोग मत आइए, वो खुद मर गया है, उसके दोस्त मर गए हैं, और वो किस तरह की बातें कर रहा है आप खुद सुन लीजिए। जबकि पीटीआई वाले जो हैं वो अपने ही फौजियों के खिलाफ, अपने ही पाक अफवाज के खिलाफ कल से ट्रेंड चला रहे हैं, लेकिन ये ज़रा दहशतगर्द की बात आप खुद सुन लीजिए। मानी दर्स बलोच बरातान छे में दरख्वास्तें के ये जंगी तो को दौर मकन मां में बलोच दर संगत जनक बितगा अन्नो देगे भी जनक बा शिया चेत्यात बेकने मां में से नष्टकन कमरे तो का मैं भी आखिरी की बलोच को बलोच दस्ता जे मेरा गए ये तक के तो का मेरे तो खासे में आए। जी तो जनाब आपने सुन लिया। अब मैं आपके सामने एक और सबूत रखने जा रही हूँ और बड़ा अच्छा ये काम हुआ है। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक साहब नजर आ रहे हैं, ये वज़ीर आला पंजाब है जी मरियम नवाज। इन्होंने करप्शन के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस का ऐलान किया था। आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो अली अमीन गंडापुर हैं उन्होंने भी इस बात का ऐलान किया था कि जी अगर कोई करप्शन करे या रिश्वत मांगे तो उसका सर फाड़ दो। उन्होंने कहा था मेरे पास आने की जरूरत नहीं, उसका सर फाड़ दो। जबकि मरियम नवाज ने कहा था कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, कोई भी रिश्वत लेता पकड़ा गया उसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये जो शख्स आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये सियालकोट डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर का ऑफिसर है। इसका नाम है जी अदनान उस्मान। 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है और एंटी करप्शन मलिक नदीम को रंगे हाथों जो है उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया है। और ये होती है जी परफॉर्मेंस, ये होती है जी
हुकूमत करने का तरीका कार कि किस तरह से लोगों को रिलीफ देना है। ये नहीं करना होता कि आपने कहना है कि आधा इट मारो तो आधा सिर पाड़ दो। और मरियम नवाज की नकल इस हद तक उतारी जा रही है कि एक तरफ तो तनकीद की जा रही थी कि जी राशन के बैग्स जो 75 लाख खानदानों में वो बांट रही हैं, क्यों बांट रही हैं, दूसरी तरफ खुद अली अमीन गंडापुर अब इस रास्ते पे लग चुके हैं और उन्होंने भी लोगों के लिए राशन और पैसों का जो है वो ऐलान कर दिया, जबकि खुद खैबर पख्तूनख्वा का जो सूबा है वो दिवालिया हो चुका है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे वफाक से पैसे लेकर वो काम करने जा रहे हैं जो मरियम नवाज कर रही हैं। फिर मरियम नवाज ने अभी ग्रीन प्लांटेशन का जो काम शुरू किया है, पूरे पंजाब के अंदर एक रिकॉर्ड कायम किया है, एक ही वक्त में कितने लाख पौधे लगाए गए हैं और उसको अब मजीद 5 साल जारी रखा जाएगा और पाकिस्तान को ग्रीन किया जाएगा। तो ऐसे में आप देखें कि इन्होंने ट्रिलियन ट्री मंसूबा जो है वो लॉन्च कर दिया, जबकि इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में इन्होंने जो बिलियन ट्री मंसूबे के नाम पर दरख्त काटे हैं, जो इन्होंने करप्शन की है, वहां पर कोई दरख्त इन्होंने लगाया, बस नाम का इन्होंने बिलियन ट्री मंसूबा रखा था। अब फिर से इन्होंने ट्रिलियन ट्री के नाम से मंसूबा तो शुरू कर दिया है लेकिन उसका कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद मरियम नवाज ने अब ऑरेंज ट्रेन के बाद ब्लू ट्रेन और पर्पल ट्रेन का भी ऐलान किया है। तो अब ये कह रहे हैं कि हम भी जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बनाएंगे, जबकि बीआरटी का मंसूबा जो है वो आपके सामने है कि इन्होंने बीआरटी के ऊपर क्या कहा था कि पंजाब में जंगला बस बना दी है, उसके पर इतना पैसा खर्च कर दिया है, हम आधे पैसों में बना के दिखाएंगे। आधे पैसे तो दूर, इन्होंने इतना कर्जा चढ़ाया कि वो बीआरटी का भी सत्यानाश हो गया है और वहां पे बना भी कुछ नहीं है, और जब बना है वो इतना खराब बना है कि वहां पे लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। तो ये है जी इनकी हुकूमत। बहरहाल ये थी जी आज तक की खबरें। बारी है जी आप लोगों की, आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्दीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।